गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना तो इकोलॉजी को अच्छे से समझ पाओगे, एनवायरमेंटल स्टडीज को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। ओके, चलो। तो आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी का सेकेंड क्लास है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पार्ट 2 है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल नीचे, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, फूड चेन, फूड वेब एंड टॉपिक लेबल्स। ये जितने भी आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हो, जितने भी टॉपिक्स देख रहे हो, ये आपको भी पता होगा कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चंस सीधा सीधा पूछे जाते हैं इन एरियाज से, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल नीचे को, ठीक है। इसको इकोलॉजिकल नीचे भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल नीचे को समझने से पहले मैं पहले इकोसिस्टम को समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग इस पे बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इकोसिस्टम को समझ लिए तो फिर इकोलॉजिकल नीचे को समझना ज्यादा इजी रहेगा। चलो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इट इज ए फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ध्यान में रखना, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये वो पोर्शन है, ये वो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, एरिया है, जगह है, जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। प्लस अपने एनवायरनमेंट, अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे, ठीक है, स्काई वाटर, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ भी उनका जो इंटरेक्शन होता है, तो उस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है। मतलब जिस जगह पे ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, तो उस जगह को, उस प्लेस को, उस फंक्शनल यूनिट को हम लोग कहेंगे इकोसिस्टम। क्लियर है? अब इकोसिस्टम का दो पार्ट्स हैं। बायोटिक, जहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, कंज्यूमर्स एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लस अदर ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग ट्रेट्स है, उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है। तो जब लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं और जिस जगह पे वो इंटरैक्ट करते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पानी बह रहा है, आसमान में स्काई है, यहाँ पे क्लाउड्स है, प्लांट्स है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद है और ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म पे। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो ये हम लोग जीवित हैं। तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एबायोटिक कंपोनेंट जो कि एयर है, हम दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा 24 घंटे आसपास में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन जिस जगह पे हो रहा है उस जगह को, उस एरिया को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब जहाँ पे सब कुछ बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट कुछ ना कुछ अपना फंक्शंस को प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल यूनिट है। तो समझ आया हम लोग इकोसिस्टम की किसे कहते हैं। चलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल नीचे को। इकोसिस्टम के अंदर जो फंक्शनल रोल होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीचिंग। द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। जैसे एक इकोसिस्टम में प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। इसका काम क्या है? इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ठीक है। आप सबको पता है। तो इकोलॉजिकल नीचे में हम लोग बोलेंगे कि प्लांट का फंक्शनल रोल क्या है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इकोसिस्टम के अंदर रहता है, ठीक है। ये इंटरैक्ट करता है एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल नीचे के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लांट का फंक्शनल रोल क्या है, टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, रिप्रोडक्शन कैसा है, उनका हैबिटेट क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज, ये सब कुछ जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म
फंक्शंस करते हैं, जो भी उनका फंक्शनल रोल होता है, उनको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नेचर। क्लियर है? समझ आया? अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। बाकी हम लोग आगे की क्लास में इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को दोबारा से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा जल्दी से। क्लियर? नाउ इसको आप लोग थोड़ा-सा दूसरे वे में भी बता सकते हो कि किस तरीके से इकोलॉजिकल नीचे इज़ इक्वल टू हाउ एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म रहता है, प्लस यूजेस रिसोर्सेस, कि इकोसिस्टम पे जो भी उसके लायक रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उसको वो कैसे यूज़ करता है। ये इसका फंक्शनल रोल को ही तो बताता है ना? फंक्शनल रोल क्या है? एक प्लांट एब्ज़ॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब प्लांट अपने फंक्शंस के लिए, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इस रिसोर्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है, ठीक है? और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है और यही ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे एनिमल्स यूज़ करते हैं, है ना? तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं, फंक्शनल रोल भी बोल सकते हैं और इसको और सिम्प्लीफाई करके बोल सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर रहता है और रिसोर्सेस यूज़ करता है, तो इस होल प्रोसेस को हम लोग इकोलॉजिकल नीचे कह सकते हैं। क्लियर है? समझ आया ये? ओके। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हैबिटेट का मतलब एड्रेस होता है, नेचुरल होम होता है, किसका? कोई भी लिविंग बीइंग का। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट नहीं बोल सकते हैं, ज्यादातर प्लांट एनिमल्स का ही हैबिटेट होता है। और नीचे का मतलब होता है प्रोफेशन क्या है, या फिर उनका रोल क्या है, क्या काम करना होता है, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो यही हम लोग की टर्म पे, कीवर्ड्स पे यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो, इकोलॉजिकल नीचे का ये एक इमेज है, जहाँ पे रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर हर ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये खरगोश है, ये बर्ड है, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स है, इनका अलग अलग रोल दिखाया गया है। आराम से आप लोग पीडीएफ को जब मैं शेयर कर दूंगी तो इसको देख लेना, ठीक है, कि हर किसी का अलग रोल होता है, हर किसी का अलग हैबिटेट होता है। इकोलॉजिकल नीचे के अंदर हम लोग देखते हैं कि किसका हैबिटेट कहाँ पे है, किसका क्या फंक्शनल रोल है, कौन क्या परफॉर्म करता है इकोसिस्टम के अंदर, प्लस किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल नीचे के अंदर, जिसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे। कोई एक लिविंग बीइंग है, जिसका हैबिटेट कहाँ पे है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करता है, किस तरीके से खाना खाता है, क्या खाना खाता है, ये सब कुछ कलेक्टिवली इकोलॉजिकल नीचे के अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ अब इकोसिस्टम भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इकोसिस्टम मतलब हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, हमारे आस-पास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं। लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था कि इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फॉरेस्ट में इकोसिस्टम देख सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। डेज़र्ट पे जो हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं, एक सिस्टम देखते हैं, वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वो डेज़र्ट इकोसिस्टम है। पॉन्ड पे पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर में रिवर इकोसिस्टम, ओशियन पे ओशियन इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियली अगर हम लोग इकोसिस्टम को क्या बना सकते हैं, यस, आर्टिफिशियली जो क्रॉप फील्ड है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है ना? जहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो इसलिए क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम जो आप लोगों ने देखा होगा, हर कोई घर पे रखता है, जहाँ पे पानी होता है, उसके अंदर फिशेस होते हैं, है ना? और वहाँ पे खाना दिया जाता है, तो वहाँ पे एक्वेरियम के अंदर बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और इकोसिस्टम डेवलप कर चुके हैं। देन गार्डन, जहाँ पे भी बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट रिजर्वायर। मीनवाइल वो सारी जगह पे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता ही है, जहाँ पे हमें बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक हमें इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, मतलब समझ जाओ वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम।
नेचुरल इकोसिस्टम जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो नेचुरली बना है, जो इकोसिस्टम नेचुरली इमर्ज हुआ है, नेचुरली डेवलप हुआ है, उसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जमीन के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड मास, ओके। एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर बॉडीज पे हमें जितने भी इकोसिस्टम देखने को मिला है। अब टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिला है और एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर फ्रेश वाटर मतलब रिवर में, लेक्स में हमें इकोसिस्टम अलग-अलग टाइप के देखने को मिलता है। मैराइन वाटर पे हमें अलग इकोसिस्टम देखने को मिलता है, राइट? अब फ्रेश वाटर में देखो रिवर, स्ट्रीम और स्प्रिंग पे हमें अलग से इकोसिस्टम देखने को मिला है। लेक्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प पे हमें अलग-अलग इकोसिस्टम देखने को मिला है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्लैनेट के ऊपर एक्सिस्ट करता है, जहाँ पे उसके जिस इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट अ मिनट। चलो। और आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम क्या है? ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ इकोसिस्टम है, जिसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा होल है, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखना, अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसा इकोसिस्टम है, जहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट एक्सिस्ट तो करता है, पर दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो ट्रू में लेवल में, वो ट्रू नेचर में इकोसिस्टम नहीं होगा। इकोसिस्टम तभी डेवलप होगा जब इंटरैक्शन होगा। इज़ दैट क्लियर? मतलब इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इंटरैक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म आपने लोगों ने सुना ही होगा। अ बायो इज अ लार्ज जियोग्राफिकल रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड अ डोमिनेंट वेजिटेशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये प्लैनेट है, ये अर्थ है। अर्थ के इस जगह पे ये एक लार्ज एरिया है जो कि यहाँ से यहाँ तक सिचुएटेड है, ठीक है? इस लार्ज जियोग्राफिकल रीजन पे हमें एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है। प्लस कुछ एक पर्टिकुलर डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है। डोमिनेंट वेजिटेशन कवर का मतलब होता है जहाँ का जिसका 80% वेजिटेशन कवर एक होगा, बाकी 20% अलग भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि एक ऐसा वेजिटेशन कवर जहाँ पे हमें ट्रीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रीज़ का जो परसेंटेज है वो 80% है। इसके अलावा वहाँ पे हमें श्रब्स भी देखने को मिल सकता है, वो 10 टू 20% होगा। मतलब इस रीजियन पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेजिटेशन है, वो ट्री कवर्ड होगा, ठीक है? बड़े-बड़े ट्रीज़ का फॉरेस्ट एरियाज़ हमें इस एरिया में देखने को मिलता है। तो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एक होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का होगा और डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलेगा, तो उस जियोग्राफिकल रीजियन को हम लोग कहेंगे बायोम। क्लियर है? इस वर्ड का मतलब समझ आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोम? एग्जांपल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पता है आपको कि जो अर्थ का जो ट्रॉपिक एरिया है 0 डिग्री से लेके यहाँ पे मैं 5 डिग्री और 5 डिग्री साउथ पे बताऊँ। ये जो ट्रॉपिक एरिया है या फिर मैं थोड़ा-सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी बता दूँ, 23 एंड हाफ, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है, इ ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी बता सकते हो या फिर ये वाला पोर्शन को भी बता सकते हो। तो जो ट्रॉपिक एरिया पे अर्थ में सबसे ज़्यादा या फिर आप लोग ये वाला एरिया को भी डिनोट कर सकते हो, 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो एरिया है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है और यहाँ का जो वेजिटेशन कवर है, ये बहुत ही अलग है कंपैरिज़न टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है? तो इस 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे भी हमें डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट एज़ अ डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए इस जगह को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि एग्ज़ाम्पल है एक बायोम का। क्लियर है कि जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा, प्लस एक डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलेगा, उस एरियाज़ को हम लोग क्या कहेंगे? उस एरियाज़ को हम लोग कहेंगे बायोम। जैसे डेज़र्ट, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया का थार डेज़र्ट है। वहाँ पे आप सबको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हाई रहता है। मतलब 50 डिग्री के आस-पास होता है, 50 टू 60 डिग्री के आस-पास होता है। रेनफॉल बहुत ही मिनिमम होता है, ना के बराबर ही होता है ना? एकदम मिनिमम होता है, बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी होती है रेनफॉल की। वहाँ का जो सॉइल है वो मतलब एलुवियल सॉइल नहीं है, वो डेज़र्ट सॉइल है।
जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है ना? तो डेज़र्ट एरिया में भी हमें एक पर्टिकुलर डेज़र्ट कंडीशंस देखने को मिलता है, डेज़र्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है और डेज़र्ट एरिया पे जो क्लाइमेट होता है, क्या वो हमारे कंट्री के दूसरे एरियाज़ पे होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए डेज़र्ट पे जो क्लाइमेट होता है, तो पर्टिकुलरली एक क्लाइमेट होता है और यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर होता है, वो एक पर्टिकुलर नेचर का होता है और वहाँ पे भी हमें कुछ उसी जगह से रिलेटेड हमें डोमिनेंट वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है और जो वेजिटेशन दूसरे एरियाज़ में नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए डेज़र्ट भी एक बायोम है। उसी तरीके से जो टुंड्रा रीजियन मतलब प्लैनेट का जो एकदम पोल वाला जो एरिया है, जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, जो टुंड्रा रीजियन होता है, ठीक है? तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। उतना ठंडा क्या दूसरे जगह पे होता है? नहीं। तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलता है, प्लस वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है। वहाँ के लिए एक डोमिनेंट वेजिटेशन कवर होता है, जो कि दूसरे एरियाज़ में नहीं पाए जाते हैं। पाए भी जाएँगे तो 1 या 2 ही पाए जाएँगे। तो इसीलिए टुंड्रा रीजियन भी एक बायोम के अंदर आता है। उसके बाद सवाना रीजियन जो कि एक ग्रासलैंड है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में सवाना जो रीजियन है, इसका एक्जिस्टेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सवाना रीजियन भी एक बायोम है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है? जो टेम्परेट ज़ोन है 23 डिग्री से 66 डिग्री तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग टेम्परेट ज़ोन कहते हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर हमें मिला है, साइंटिस्ट को मिला है, तो उन्होंने देखा कि टेम्परेट रीजियन पे भी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होते हैं, जो कि दूसरे जगह पे कॉमन नहीं है और वहाँ पे भी जो वेजिटेशन कवर है वो अलग है, डिफरेंट है, तो इसीलिए टेम्परेट फॉरेस्ट भी बायोम के अंदर आएगा एंड देन आता है तैगा। तैगा में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, तो बायोम एक ऐसा रीजियन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा, जो उस जगह छोड़ के कहीं और पे नहीं आपको इज़िली देखने को मिलेगा। प्लस वहाँ का जो डोमिनेंट वेजिटेशन कवर होगा, वो दूसरे जगह पे वो वेजिटेशन कवर हमें उतने लेवल में नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे डेज़र्ट एरिया पे कैक्टस होता है, ठीक है? अब कभी-कभी महाराष्ट्र के कुछ रीजियन पे भी कैक्टस मिलते हैं। अब मेरे घर पे भी, जो मेरा एकदम गाँव पे घर है, वहाँ पे भी मेरे घर पे कैक्टस था। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कैक्टस बंगाल, बिहार में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है? नहीं, वो मिलता है, 2-4 मिल ही सकता है, लेकिन डोमिनेंट होने का मतलब है 80% वेजिटेशन कवर सेम प्लांट या सेम स्पीशीज से रिलेटेड हो, ठीक है? महाराष्ट्र में अगर आपके घर पे कैक्टस मिलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि महाराष्ट्र में जितने वेजिटेशन कवर है, उसका 80% ही कैक्टस होगा, ऐसा नहीं है। 1-2 का मिलना और डोमिनेंट वेजिटेशन कवर बनना में फ़र्क होता है। समझ आया? क्लियर है ये पॉइंट? बायोम किसे कहते हैं? चलो। बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो ये टुंड्रा रीजियन है, ये देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजियन है, ये ग्रासलैंड है, ये देखो डेज़र्ट है और ये एक्वाटिक रीजियन है, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ल्ड से अलग-अलग बायोम की इमेजेस है, जिससे भी आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। अब बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, है ना? कि बायोस्फीयर रिज़र्व्स इम्पोर्टेंट है ना? कोई भी कंट्री के इकोसिस्टम के लिए। आज जानेंगे बायोस्फीयर का मतलब क्या है? द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम कंप्राइजिंग ऑल इकोसिस्टम। अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन डेजर्ट इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन मैराइन वाटर इकोसिस्टम। ये सब इंडिविजुअली अलग-अलग इकोसिस्टम है। ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है। इकोसिस्टम मतलब इंडिविजुअली इन सारे जगह पे इंटरैक्शन हो रहा है बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट में। क्लियर है? अब ये सारे इंडिविजुअल इकोसिस्टम को अगर हम लोग कलेक्टिवली मर्ज कर दें एक साथ, अगर सारे इकोसिस्टम को, ऑल इकोसिस्टम को अगर हम लोग एक साथ कर दें, कलेक्टिवली जो रीजियन होगा, जो सिस्टम डेवलप होगा, उसको हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर। मतलब ये लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट है। मतलब बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। समझ आया? बायोस्फीयर का मतलब होता है सारी इकोसिस्टम, 1 इकोसिस्टम, 2 इकोसिस्टम, 3 इकोसिस्टम, 4 इकोसिस्टम को एक साथ मिला के जो यूनिट बनता है, उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। समझ आया? सी बायोम देखो, अगर मैं थोड़ा-सा इकोलॉजिकल यूनिट को अगर मैं
डिवाइड करूँ तो सबसे छोटा आता है बायोम, ठीक है? उसके बाद बायोम में एक पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड पर्टिकुलर वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है, ठीक है? ये सिर्फ़ कोई भी जगह है, जगह के बारे में है, जहाँ पे जैसे डेज़र्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है? हम लोग जगह के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है इकोसिस्टम, जैसे डेज़र्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो बायोस्फीयर आ जाता है, ठीक है? जिसके अंदर ऑल इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है? तो बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है इकोलॉजी में, उसके बाद आता है इकोसिस्टम देन बायो, ओके? जब हम लोग बेसिक यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग इकोलॉजिकल यूनिट का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और डिटेल्स में देखेंगे और अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा। अब जैसे बायोस्फीयर में क्या-क्या होता है, जैसे लोअर एटमॉस्फेयर, अब जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर आपको पता है, एटमॉस्फेयर का लोअर एटमॉस्फेयर होता है, अपर एटमॉस्फेयर होता है। अपर एटमॉस्फेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नेचर होता है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है, बट अपर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म वगैरह नहीं होता है ना? तो ये जो अपर लोअर एटमॉस्फेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये पूरा एरिया को बोलेंगे बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है? जो पूरा पानी है, जो पूरे वाटर बॉडीज़ है प्लैनेट के ऊपर जितने भी जो बड़े-बड़े जो जितने ओशियन्स है, सीज़ हैं, बेस है, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, देन अपर लिथोस्फीयर। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये वो सारी जगह है जहाँ पे इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम का मतलब ही बायोटिक, एबायोटिक का इंटरैक्शन होगा। क्लियर है? बायोस्फीयर का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब ही बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन। क्लियर? और इस बात को ध्यान में देना कि बायोस्फीयर इज़ द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट, ओके? लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो एटमॉस्फियर है, बायोस्फीयर कितने टाइप के हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज़ को कलेक्टिवली हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। लिथोस्फीयर मतलब पूरे जो लैंड मास है, अर्थ है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फियर जो भी एयर है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी एरियाज़ है, जो हॉलो एरियाज़ है, जहाँ पे एयर एक्सिस्ट करते हैं, उनको हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब बायोस्फीयर का ही पार्ट्स हैं। समझ आया? तो बायोस्फीयर रिज़र्व, बायोस्फीयर कंज़र्वेशन का मतलब है कि इस पूरे की पूरे जगह को ही आपको कंज़र्व करना पड़ रहा है। फूड चेन, अब बात करेंगे फूड चेन का। अ सीक्वेंस थ्रू व्हिच एनर्जी पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हम लोग खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलता है, राइट? हम लोग वेजिटेशन हम लोग वेजिटेबल्स को खाते हैं। वेजिटेबल्स को खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेजिटेबल को खाया है। ये कुछ मैंगो फ्रूट्स हैं, ठीक है? इनको हम लोगों ने खा लिया है, ये हमारा फूड बन गया है। इसको खा के हमें एनर्जी मिला है। अब भाई ये तो प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है? इसका मतलब है कि एक जगह से ये जो एनर्जी है, अब जैसे प्लांट है, इनको भी तो खाना बनाना होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये भी तो अपने घर पे अपने पत्तों में खाना बनाते हैं। ये खाना बनाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो खाना बनाना का मतलब होता है ये खुद भी खाना खाते हैं। मतलब एक प्लांट का जो एनर्जी था, ये शिफ्ट हो गया इस फ्रूट्स में। इनके फ्रूट्स में, इनके लीव्स में और जब ये फ्रूट को हम लोगों ने खाया, तो इसके अंदर स्टोर एनर्जी हमारे अंदर आ गया। इसका मतलब है कि जो जब सीक्वेंस में एनर्जी पास करता रहता है थ्रू फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्लियर हुआ कि कैसे प्लांट से उनका एनर्जी ट्रांस मतलब पास हुआ था उनके फ्रूट्स में, उनके लीव्स में, जब हम लोग वही सब खाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, ठीक है? अगर जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, उनके लिए बताऊँ, जैसे कोई भी प्लांट या जो भी पौधे होते हैं, उनको कौन खाते हैं? हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस को कौन खाते हैं? कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्निवोरस को एनर्जी कहाँ से मिलता है? हर्बीवोरस से, क्योंकि हर्बीवोरस को एनर्जी कहाँ से मिला है? प्लांट से, पौधों से, जो भी उसने खाया है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो कि हैं ओमनीवोरस, जो हम लोग सब खाते हैं। तो हम लोग हर्बीवोरस से एनर्जी लेते हैं, हम लोग प्लांट से भी सीधा-सीधा तौर पे एनर्जी लेते हैं, है ना? तो इस तरीके से एनर्जी एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में पास होता है और इसी सीक्वेंस को हम लोग फूड चेन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टाइप ग्रेजिंग फूड चेन, इसका टाइप है फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो ग्रास है उसको डियर खाता है,
फिर टाइगर उसको खा लेता है, ठीक है, ग्रेजिंग करके। देन डेट्रियस फूड चेन, जैसे डेड लीव्स है, उसको अर्थवर्म ने खाया, अर्थवर्म को बर्ड ने खाया, बर्ड को हॉक ने खाया। तो ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन, ये सब कुछ टाइप्स है फूड चेन का। फूड चेन समझ आया? फूड चेन क्या होता है? बेसिक लेवल पे समझ आया व्हाट इज़ फूड चेन? गुड। यहाँ पे देखो, ये एक इमेज है। फूड चेन में पहले तो जितने भी इमेजेस होते थे, हर इमेज पे इंसान का इमेज रहता ही था। अभी बहुत कम रहता है। जैसे ये प्रोड्यूसर है, पता है प्लांट, ग्रास प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा, बाकी हम सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? अब फूड को खाया ग्रासहॉपर ने, इसको खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, उसके बाद फिर ये जब मर गया तो इसको डिकम्पोज़र्स ने खाया और फिर फंगी बन गया। तो इस तरीके से जो एनर्जी था जो प्रोड्यूसर थे, जो प्लांट थे, ग्रास था, इन्होंने जो एनर्जी डेवलप किया था अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वही सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास थ्रू हुआ, जिस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्लियर? बात करेंगे फूड वेब की, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है? एक नेटवर्क है, जहाँ पे जितनी भी फूड चेन्स हमें देखने को मिलता है, उसका जो इंटरकनेक्टेड मतलब इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जैसे बहुत सारे फूड चेन हैं। हर अलग-अलग जगह पे एक्वाटिक इकोसिस्टम का फूड चेन अलग होगा। उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम का फूड चेन अलग होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन अलग होगा, ठीक है? अब ये सारी फूड चेन्स के बीच में एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है? तो इसी नेटवर्क जो कि इंटरकनेक्ट करता है अलग-अलग फूड चेन्स को, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं फूड वेब। इट प्रोवाइड्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है? क्योंकि ये एक नेटवर्क है जिसकी वजह से इकोसिस्टम स्टेबलाइज होता है। मोर फूड वेव्स, मोर स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब जैसे कि बहुत सारे फूड चेन्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। जितने प्रोड्यूसर्स होंगे, जितने कंज्यूमर्स होंगे, जितना ये फूड चेन डेवलप होगा, उतना ज़्यादा एक इकोसिस्टम पे काम होगा, उतना ज़्यादा वो इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा। मानो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्रोड्यूसर ज़िंदा ही नहीं है, ठीक है? मानो एक पॉन्ड है, ठीक है? इस पॉन्ड पे कोई मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर ज़िंदा नहीं है। मतलब कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा यहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो क्या इस वाटर बॉडी में कोई भी मतलब एक्वाटिक एनिमल एग्ज़िस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि इनके पास तो खाना ही नहीं है ना? तो इसीलिए जितना फूड चेन होगा, उतना ज़्यादा इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा। ज और फूड वेब क्या है? इन सारी फूड चेन्स को अगर कलेक्टिवली एक साथ एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दो, तो उनको बोलेंगे फूड वेब। जितना फूड वेब होगा, उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबलाइज़ होगा। ये देखो जो बचपन में पढ़ते थे एनर्जी पिरामिड, तो वो यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? उसके बाद आज की क्लास में हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स को। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है जैसे फूड चेन में आप लोग देखते हो कि कौन-सा ऑर्गेनिज्म पहले आता है, कौन बाद में। तो सबसे पहले जो अगर आप ट्रॉपिक लेवल की बात करोगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है भाई? प्लांट्स है, ठीक है? जो भी प्लांट्स है, एल्गी है, क्योंकि एल्गी भी प्रोड्यूस करता है। देन ग्रास है, जितने भी ग्रीनरीज़ है वो सब कुछ प्रोड्यूसर्स में आते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, हार्बिवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर्स, हार्बिवोरस का एग्ज़ाम्पल दो मुझे। हार्बिवोरस का मतलब क्या है? कोई एग्ज़ाम्पल दो एनीवन? लाइक काऊ, बफेलोज़, जो डायरेक्ट कच्चा प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है प्राइमरी लेवल पे जो प्राथमिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। मतलब जो काउज़ होते हैं, बफेलोज़ होते हैं, जितने भी हर्बीवोर्स देखने को मिलता है, वो तो कच्चे-कच्चे खा जाते हैं ना, जो लीव्स होते हैं, ग्रास होते हैं, उनको पका के कुक करके नहीं खाते हैं। उसके बाद आता है थर्ड लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है भाई? थोड़ा-सा गेस करके बताओ मुझे। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ और ये देखो। सबसे नीचे आता है ग्रास, जो कि प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है ये कौन है? ग्रासहॉपर, ठीक है? जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो सीधा-सीधा डायरेक्ट ग्रास को खाता है, प्रोड्यूसर को खाता है, जो जिसको हम लोग हर्बीवोरस भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, यहाँ पे दिया गया है फ्रॉग, ठीक है? ये फ्रॉग क्या करते हैं? ग्रासहॉपर्स को खा लेते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन गए हैं और हमारी लिस्ट में सेकेंडरी कंज्यूमर हर्बीवोरस को जिन जो खाते हैं, ठीक है? वो बन जाते हैं।
जैसे कि कार्निवोरस है। उसके बाद यहाँ पे देखो टर्शियरी कंज्यूमर कौन है? जो फ्रॉग को खा रहा है और एंड में ये हॉक है जो कि क्वाटरनरी कंज्यूमर है जो कि स्नेक को खा लेता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम लोग इसी चीज़ को अपने डायग्राम के बताएँगे, तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। पहले हर्बीवोरस होगा, फिर कार्निवोरस होगा, उसके बाद 4th लेवल पे आ जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड देन 5th लेवल पे आ जाएगा एपेक्स प्रेडेटर, जो बड़े-बड़े प्रेडेटर्स होते हैं। क्लियर? इसके बेस पे भी आप देख सकते हो। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक छोटा-सा होमवर्क दूँगी आपको नेट सर्फिंग करके, ये यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दिया है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कि एपेक्स प्रेडेटर्स कौन है, टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन है। अपार्ट फ्रॉम दीज़ इमेज आपको एग्ज़ाम्पल जो भी एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिज़म्स होंगे, इसको नहीं देखना है, ये नहीं, आपको खुद से नेट सर्फिंग करके यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं एंड एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल पे, क्लियर है? चलो फिर, कोई डाउट है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजिकल नीचे इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस किया, देन बायोम, बायोस्फीयर, फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल को भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बेसिक लेवल पे एक और क्लास लेना पड़ेगा मुझे, जहाँ पे हम लोग बेसिक कांसेप्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि ड्यू हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।